आइए बच्चों, देखिए बाबू, कल हमने एक अनाउंसमेंट किया था कीर्तिमान सीरीज जो हम लेकर आए हैं। 70 दिन का उसमें मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसमें 3 टीचर, हम, विकास सर और विशाल सर मिलकर इस कीर्तिमान सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको जो है अब रेगुलर बेस पर, जैसे मैंने कल सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि हम किस सीक्वेंस में चीजों को पढ़ाने वाले हैं। देखो छोटू, इस बार क्या है कि आपके पास चैलेंजिंग मंथ है दिसंबर, जनवरी एंड मिड फरवरी, क्योंकि मिड के बाद तुरंत एग्जाम होना है, तो आप मिड फरवरी लिखिए। तीनों मंथ जो है भयंकर ठंड वाला है, और ठंड तो पड़ती है, अच्छे से पता है। और एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस बार ठंडी पड़े या कभी भी ठंडी पड़े, ठंडी में आलस आपको जबरदस्त आएगा, जबरदस्त आएगा। और ये 3 मंथ और 2.5 मंथ जो भी है, ये डिसाइडेड है आपके 12th एग्जामिनेशन के लिए। अगर आलस आ गया, बोरिंग आप महसूस करने लगे, पढ़ाई से भागने लगे, तो अगर आपके लाइफ से, अगर आपके जीवन से दिसंबर मंथ अगर स्किप हो गया, आप अगर, आपके दिमाग में यह है कि हम जनवरी से शुरू करेंगे फिर देन सब कुछ कर लेंगे, अगर आपके समझिए कि दिसंबर को आपने स्किप कर दिया, तो फिर आप समझिए कि आप अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, पेपर आपका बिगड़ जाएगा दोस्त। तो करना क्या है, मॉर्निंग टाइम आप उठकर थोड़ा सा योग व्यायाम कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप पूरे दिन में क्या कीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, ठीक ना, और टेबल और चेयर लगाकर पढ़ाई कीजिए। और जब मॉर्निंग में जब भी बैठिए, तो देखिए ठंडी वाले जगह पे बैठेंगे तो आलस आ जाएगा, तो चेयर और टेबल लेकर छत पर चले जाइए जहां धूप दिखाई दे रहा है, और धूप में बैठकर वहीं पर अपना सेल्फ स्टडी करिए, और सेल्फ स्टडी पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, इधर उधर मत जाइए, और जिस तरीके से प्लानिंग सेट की है आप उसी तरीके से चलिए। हम जो चीज आपको पढ़ाएंगे उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स की तरह ही है, क्योंकि पूरा डिटेल सिलेबस आपको भी पता है कि नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जितना डीप में मेरे को उस इंपॉर्टेंट चीज में जाना है 100% जाएंगे। तो बस आपको इसका क्या बना लेना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है, और सॉरी, और इस चीज को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, ठीक ना, इस चीज को कंटिन्यू क्या करना है, रखना है। तो आओ बाबू सुनो, देखो बाबू, आपके साथ जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में केमिस्ट्री में कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर है, कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है। दोस्त कल ही डिस्कस किए थे कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर पहला है विलियन, सेकेंड वाला चैप्टर है वैद्युत रसायन, और थर्ड वाला चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। इनऑर्गेनिक में चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, फिफ्थ चैप्टर है, सिलेबस समझना बहुत जरूरी है, कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर का वेटेज कितना है एग्जामिनेशन में, वो आपको पता होना चाहिए। उप सह संयोजक, उप सह संयोजक या योजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक का हो गया। ऑर्गेनिक वाला यहां लिख दे रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, चैप्टर का नाम आप हाथों हाथ लिख लीजिए, हेलो एल्किन। 6 चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल और ईथर, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर।
8 नंबर का चैप्टर है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। 9th नंबर का चैप्टर है एमीन, 9th नंबर का चैप्टर है एमीन एंड लास्ट चैप्टर है 10 जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। अब इसका वेटेज कितना है? तो बिलियन चैप्टर में इस साल के अकॉर्डिंग 2025 के अकॉर्डिंग जो पेपर वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो 8 नंबर का पूछेगा। वैद्युत रसायन से 7 नंबर का, रासायनिक बल गतिकी से 7 नंबर का, डी और एफ ब्लॉक से 6 नंबर का और उप सहसंयोजक यौगिक से 7 नंबर का। हेलो एल्केन से 7 नंबर का पूछेगा, एल्कोहल फिनोल ईथर से भी 7 नंबर का पूछेगा, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से 8 नंबर का पूछेगा, एमीन से 6 नंबर का पूछेगा और जैव अणु से 7 नंबर का पूछेगा। टोटल मार्क्स जो होंगे आपके, टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 70 नंबर के प्लस 30 नंबर, ये थ्योरी हो जाएगा और ये प्रैक्टिकल हो जाएगा 30 नंबर का। पासिंग मार्क्स जो होता है वो 33 होता है यूपी बोर्ड का। ये सेम कहानी है, 100 नंबर का 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 70 नंबर का ये सब कथा कहानी रहेगा, जिसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिलकर 35 नंबर रहेगा और अकेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो रहेगा कितना रहेगा? 35 नंबर का रहेगा। ये पूरा संपूर्ण व्याख्या है कि पेपर में जो है किस टॉपिक से और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। बिलियन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजक यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिक, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, देन जैव अणु। टोटल मार्क्स कितने नंबर के आने हैं? 70 नंबर के आने हैं। फिजिकल इनऑर्गेनिक से 35 नंबर और अकेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कितना है? 35 नंबर। तो ये पूरा मैंने कहानी आपको बताया इसलिए ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी लग जाए कि पेपर में आने वाला क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हेल्पफुल होता है क्योंकि कम से कम जानकारी रहता है कि किस चैप्टर से हमारे क्या आ रहा है। ठीक है, अब हमारी बात को सुनेगा। हमने सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर दिया, तो सिलेबस डिस्कस करने के बाद देखिए बाबू, पेपर में जो पैटर्न होता है थोड़ा सा जानकारी बेसिक आपको दे रहा है। एमसीक्यू जो होता है 1 नंबर के 6 आते हैं, 6 नंबर का, फिर 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर का, फिर 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर का, फिर 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर का, फिर 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन 10 नंबर का और फिर 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन 10 नंबर का। कभी ये वेटेज 6-6 नंबर पर भी चला जाता है। टोटल मारेंगे तो आपका कितना नंबर हो जाएगा? 70 नंबर हो जाएगा। टोटल कितना मारेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो एमसीक्यू जो है 6 नंबर का, 2-2 नंबर के प्रश्न 8 आ जाएंगे, 16 नंबर का 3-3 नंबर का 4 आ जाएंगे, 12 नंबर का 4-4 नंबर के 4 आ जाएंगे, 16 नंबर। इस तरीके से श्रेणी वाइज जो बांटा रहता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 6-6 नंबर का भी आ जाता है। तो अगर ये 6-6 नंबर का आएगा तो इधर प्लस माइनस हो जाएगा। मतलब सीक्वेंस यही है, यूपी बोर्ड का इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन हो क्या करता है, पूछता है आपसे नंबर के फॉर्म में। समझ रहे हैं? अच्छा, अब कहानी हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जिस चैप्टर का नाम है बिलियन। जिस चैप्टर का नाम क्या है? बिलियन। तसल्ली से पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, शॉर्ट नोट सी जैसा बनाइएगा। एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा ये क्या होगा? हेल्पफुल होगा। चीजें वही पढ़ा रहे हैं जो डायरेक्ट पेपर में आएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सियाराम। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है विलियन। जिस चैप्टर का नाम है विलियन। चैप्टर का क्या नाम है? विलियन। सुनिएगा खूब आराम से, बेसिक क्लास है, उसके बाद चीजें थोड़ा सा अप चली जाएगी। तो आज वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, तो समझिएगा बिलियन क्या होता है। दिमाग में आया कि सर बिलियन क्या होता है, हम तो एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, फिर समझाएंगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अच्छा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब हमारी बात को सुनिएगा। विलयन का सीधा अर्थ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं समांगी मिश्रण से। विलयन का सीधा अर्थ डायरेक्ट किससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? समांगी मिश्रण से। और समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें हम अपनी आंखों से उस विलयन में जो जो चीज घुला हुआ है उसको अपनी आंखों से हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। जैसे, अब हमारी बात को सुनिएगा। हमने विलयन का डेफिनेशन लिखा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अच्छा, जैसे क्या हो सकता है बताइए? पानी प्लस चीनी 100% हो सकता है। पानी प्लस चीनी, ठीक। और क्या हो सकता है? नमक प्लस पानी, एक हो सकता है पानी प्लस ग्लूकोज। अब सुनिएगा, पानी प्लस ग्लूकोज। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे पानी प्लस चीनी, नमक प्लस पानी, पानी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अब एक चीज आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखो बाबू, ये कोई ग्लास है, इस ग्लास में मैंने पानी भर दिया, इस ग्लास में मैंने क्या भर दिया? पानी। और इसमें मैंने ना 1 चम्मच चीनी डाल दिया। 1 चम्मच क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। अब सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर का, इस चैप्टर में एक नाम आएगा आपके सामने विलय, एक आएगा विलायक, और इन दोनों के सहयोग से जो चीज मिलकर बनेगा उसका नाम होगा विलयन। उसका नाम क्या होगा? विलयन। और विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, और विलयन क्या होता है? तो विलयन तो हम समझ चुके हैं कि कोई भी समांगी मिश्रण, जैसे आपके घर में मम्मी चाय ला रही है, मम्मी क्या ला रही है? चाय ला रही है। तो चाय में चाय पत्ती डाले हैं, चीनी डाले हैं, अदरक डाले हैं, समझ में आ रहा है? तो चाय में आपने कई पदार्थों का मिश्रण किया है, चाय में आपने कई पदार्थों का क्या किया है? मिश्रण किया है। तो क्या हो गया? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण डायरेक्ट किससे रिप्रेजेंट होता है? विलयन से। समांगी मिश्रण डायरेक्ट किससे रिप्रेजेंट होता है? विलयन से। तो विलयन का मतलब क्या है? समांगी मिश्रण, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या हुए हैं? घुले हुए हैं। जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या हुए हैं? घुले हुए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं, ठीक है। हमने कहा कि विलय विलायक के सहयोग से विलयन तैयार होता है। तो देखो बाबू, जो चीज घुल रहा है, जो चीज पानी में घुल रहा है, नमक घुल रहा है, ग्लूकोज घुल रहा है, चीनी घुल रहा है, एल्कोहल घुल रहा है, तो जो चीज पानी में घुल रहा है वो विलय होगा। नहीं समझ रहे? जो चीज पानी में घुल रहा है वो क्या होगा? विलय होगा। मतलब चीनी क्या है? तो सर विलय है। अच्छा, और जो चीज जिसमें घुल रही है, जो चीज जिसमें घुल रही है वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। इसका मतलब सर पानी विलायक है? हाँ, पानी क्या है? विलायक। अच्छा, हमने क्या सीखा? जो चीज घुल रहा है वो क्या कहलाता है? विलय। और जिसमें घुल रहा है वो क्या कहलाता है? विलायक। और इन दोनों के सहयोग से जो चीज तैयार हो रहा है वो क्या है? विलयन। क्या हो रहा है? विलयन। मतलब सर विलय चीनी हो गया, ठीक है, विलायक पानी हो गया। चीनी और पानी से तैयार हुआ एक मिश्रण, चीनी और पानी से तैयार हुआ एक मिश्रण, जिस मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन। चीनी और पानी से जो चीज तैयार हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चीनी और पानी से जो मिश्रण तैयार हुआ है उस मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। अब एक बात समझने वाली बात है, आप यहां देखिए, इस जो ग्लास लिए हम, इस ग्लास में पानी की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा थोड़ा
कम। भाई 1 गिलास तुमने पानी लिया, उसमें क्या कर सकते हो, 1 चम्मच चीनी डाल सकते हो, 2 चम्मच चीनी डाल सकते हो, 3 चम्मच चीनी डाल सकते हो, मैक्सिमम यही ना करोगे। तो जिसकी मात्रा, चीनी की मात्रा क्या है, कम है। भाई चीनी की मात्रा क्या है सर, कम है। अब पानी की मात्रा क्या है, अधिक है। इसका मतलब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर आई है क्या, कि सर जो विलय होता है उसका मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिसकी मात्रा कम हो। आप इसको शॉर्ट नोट्स पे लिख दीजिएगा, जिसकी मात्रा कम हो। और विलाय क्या कहलाता है, जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा अधिक। और जो इन दोनों के मिश्रण से प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो अभी तक जो चीज हम लोग सीखे हैं वो क्या सीखे हैं, विलयन। विलयन डायरेक्ट किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, समांगी मिश्रण से। विलयन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे कोई गिलास है, इसमें मान लो तुमने नींबू का रस डाल दिया, नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, और कोई मसाला बढ़िया वाला डाल दिया, और इससे तुमने एक शिकंजी तैयार कर दिया, मिश्रण तैयार कर दिया। इस पूरे ही मिश्रण को मेरे दोस्त आप क्या बोलोगे, तो सर इस पूरे ही मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। और एक चीज हमने खास सीखा है, वो क्या सीखा है, कि सर जो चीज घुलता है ना, जो चीज को पानी में डाला जाता है वो विलय कहलाता है, और जिसमें ये डाला जाता है पानी क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और चीनी और पानी से जो मिश्रण तैयार होता है, मतलब विलय और विलायक से जो मिश्रण प्राप्त होता है, उस मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। उस मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। सर विलय जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। देन इन दोनों के मिश्रण से जो चीज प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। अब शायद क्लियरिटी आपको आई होगी, समझ में आ रहा है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कराते हैं। चलिए आगे, आप वीडियो को पॉज करके बीच में उसको लिख लिया करिए। विलय और विलाय की अवस्था के आधार पर एक नोट लगा के आप लिख लीजिएगा, विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। विलयन 9 प्रकार का, विलयन 9 प्रकार का होता है। विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू, 9 प्रकार का होता है। ठीक, पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है कि विलयता की परिभाषा दीजिए। जहां हम स्टार लगाए और जहां पर इंपोर्टेंट लिख दे, आप अपने शॉर्ट नोट्स पर, आपका भी काम है कि वहां पर क्या कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट लगाकर स्टार लगा लीजिएगा। हम पढ़ने वाले हैं विलयता, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि व्हाट इज विलय सोल्युबिलिटी, मतलब विलयता क्या है, तो आप उसको बताएंगे, किसी विलयन में विलय पदार्थ की, क्या बोलेंगे, किसी विलयन में विलय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं, विलयता बोलते हैं। नहीं समझ में आया, यहां देखिए, किसी विलयन में, कोई बात नहीं, आप यहां देखिए समझ में आएगा। किसी विलयन में विलय पदार्थ की, विलय पदार्थ की घोली गई, घोली गई अधिकतम मात्रा को उस विलयन की, उस विलयन की विलयता कहते हैं। उस विलयन की क्या कहते हैं बाबू, विलयता। समझ में आ जाएगा, रुकिए एक सेकेंड, हम समझा दे रहे हैं आपको। सुनो बाबू, विलयता का मतलब क्या होता है। जैसे कोई तुमने गिलास लिया, गिलास में तुमने पानी ले लिया और उसमें तुमने 1 चम्मच चीनी डाला,
एक चम्मच और चीनी डाला, एक चम्मच और चीनी डाला, एक चम्मच और चीनी डाला। तो इस ग्लास की एक कैपेसिटी है, मान लो क्या इस ग्लास में 100 ग्राम जल है, क्या इस ग्लास में 1 लीटर जल है? तो जितने गिलास में, अच्छा ये पूरा कार्यक्रम किस पर होगा? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। अगर आपसे कोई पूछे कि विलयता क्या होती है, तो किसी विलयन में, मतलब कोई विलयन है, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ मतलब मान लीजिए यहां पर इसमें आप क्या घोल रहे हैं? चीनी घोल रहे हैं। तो किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं? विलयता कहते हैं। मतलब एक गिलास में मान लीजिए उसमें 100 ग्राम पानी है, आपने उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, 2 चम्मच चीनी डाला, 3 चम्मच चीनी डाला, तो भाई 100 ग्राम उस, अगर उस गिलास में 100 ग्राम जल है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप उसमें 20 चम्मच चीनी डाल देंगे, तो चीनी कहां घुल पाएगा उसमें? तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसमें जल कितना है, मतलब कहने का अर्थ क्या है, एक गिलास में आपने कितना चीनी डाल रहे हैं, 1 चम्मच डाले, 2 चम्मच डाले, 3 चम्मच डाले, 4 चम्मच डाले, तो जितना चम्मच चीनी डाल रहे हैं, तो घुलने की अधिकतम मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं? विलयता कहते हैं। मतलब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ मतलब कोई आप विलेय पदार्थ इसमें मिला रहे हैं, विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं? विलयता कहते हैं। किसी भी बर्तन में, किसी भी गिलास में आपने पानी ले लिया, उसमें चीनी डाल रहे हैं, तो उसको कितना अधिकतम मात्रा में उसको घोल सकते हैं, बस उसी विलयन की उसको क्या कहते हैं? विलयता कहते हैं। तो सिंपल लाइन में आप उसको बता सकते हैं किसी को कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं? विलयता कहते हैं। और ये पूरा प्रक्रम जो होता है वो किस पर होता है? स्थिर ताप पर होता है। किस पर होता है? स्थिर ताप पर होता है। ठीक ना? इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, आज क्लास फर्स्ट है और थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस भी। चलिए, अगला वाला जो हेडिंग हम आपको पढ़ाने वाले हैं, नोट लगाइएगा। इंपॉर्टेंट नोट लगाइएगा बाबू, और इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता बढ़ती है। दाब बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलयता क्या होती है? बढ़ती है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता क्या होती है? बढ़ती है। अब हमको 2 आंसर आप दीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें कोई द्रव है और यहां भी क्या है? द्रव। इस वाले द्रव में आप गैस घोल रहे हैं और इस वाले द्रव में आप ठोस को घोल रहे हैं। ये कोई द्रव है, इस द्रव में आप किसको घोल रहे हैं? गैस को। और इस वाले द्रव में आप किसको घोल रहे हैं? ठोस को। तो हमने स्टेटमेंट आपको लिखवाया है कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता क्या होती है? बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता क्या होती है? बढ़ती है। तो जब भी आप गैस को किसी द्रव में मिलाएंगे, जब भी आप किसी गैस को द्रव में मिलाएंगे, जैसे वो पाइप देखे होंगे वो साइकिल में पंप भरने वाला, तो किसी ऊपर से गैस को, नीचे लिक्विड टाइप सा होता है, तो जब गैस को द्रव में मिलाया जाता है तो ऊपर से आपको क्या देना पड़ता है? दाब देना पड़ता है। मतलब क्या देना पड़ता है? दाब देना पड़ता है, दाब को बढ़ाना पड़ता है। मतलब जब गैस को द्रव में घोलेंगे ना बाबू, जब गैस को द्रव में घोलेंगे तो आपको दाब को का, प्रेशर को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। प्रेशर को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। लेकिन ठोस को जब आप द्रव में घोलेंगे, ठोस को जब आप द्रव में घोलेंगे, तब इसमें आपको दाब बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसमें दाब बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें एक खास बात है कि किसी भी ठोस पदार्थ को अगर आप द्रव में घोल रहे हैं तो आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? ताप। ठंडे जल में कोई ठंडा पानी है, ठंडे पानी में मान लीजिए आपने चीनी डाल दिया, ठंडे पानी में आपने क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। तो ठंडे पानी में जब आप चीनी को डालेंगे तो चीनी घुलेगा? नहीं घुल पाएगा। और वही जब गर्म पानी में किसी चीनी को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? चीनी घुल जाएगा। मतलब चीनी ठोस है और नीचे द्रव है। तो चीनी ठोस है और नीचे द्रव है, तो जब ठोस वाली वस्तु को जब हम द्रव में मिला रहे हैं तो ठंडे चीज में नहीं घुल रही है, वो गर्म चीज में घुल रही है। इसका मतलब हमने पानी का टेम्परेचर को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। मतलब किसी ठोस चीज को जब द्रव में मिलाया जाए तो ताप को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जब गैस वाली चीज को किसी गैस को हम द्रव में मिलाते हैं तो हमको क्या बढ़ाना पड़ता है? दाब बढ़ाना पड़ता है। हमको क्या बढ़ाना पड़ता है? दाब बढ़ाना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है बाबू? दाब बढ़ाना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है? दाब बढ़ाना पड़ता है। ये दोनों, ये वाला जो नियम है वो हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग आता है। किसके नियम के अकॉर्डिंग आता है? हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग आता है। किसके नियम के अकॉर्डिंग आता है? हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग आता है। और हेनरी का नियम जो होता है, हेनरी का नियम आज बहुत ही कुछ हेनरी का नियम जो होता है वो दाब जो होता है, हेनरी के नियम में क्या होता है? जो दाब होता है वो सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। जो दाब होता है वो सांद्रता के क्या होता है बबुआ? समानुपाती होता है। मतलब दाब को आप पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाले समानुपाती। सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल टू, मतलब कोई कांस्टेंट आ जाएगा के एच और यहाँ पर एक्स आ जाएगा। अब आपको हम बस बता दे रहे हैं कि पी क्या है, तो बेटा दाब है। के एच क्या है? तो हेनरी स्थिरांक है। के एच क्या है? के एच क्या है? के एच क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखना बेटा, हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है। और एक्स क्या है? मोल प्रभाज है। इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर की क्या है? जान है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज आपको देखना, छोड़ दो तुम उसको, छोड़ दो, रहने तो ठीक है। एक्स से क्या है? मोल प्रभाज है। एक्स से क्या है? मोल प्रभाज है। के एच क्या है? हेनरी स्थिरांक है। और पी क्या है? दाब है। ठीक ना? हेनरी स्थिरांक शायद ही आपके पेपर में आए, क्योंकि 24 इस न्यू वाले सिलेबस में इसको थोड़ा सा स्किप किया है। तो बस ये ध्यान ये रखना है कि दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये वाला तो आ रहा होगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए, ठीक है, ठीक, इसको हम रफ कर रहे हैं। चलिए, अभी तक जो इंपॉर्टेंट चीज हम आपको पढ़ाए विलेयता, उसको याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है। अगला वाला हेडिंग जो है बाबू आपके लिए है विलयन की सांद्रता, मोस्ट इंपोर्टेंट। विलयन की सांद्रता, इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। विलयन की सांद्रता मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विलयन की सांद्रता से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, हम 2025 यहाँ लिख दे रहे हैं। 100% फिक्स है कि विलयन की सांद्रता से एक क्वेश्चन आएगा ही। और विलयन की सांद्रता में क्या क्या होता है? विलयन की सांद्रता में क्या क्या होता है? तो एक होता है भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, जिसको W/W प्रतिशत बोलते हैं। एक होता है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। देखो बेटा, जो भी चीज है ना, हम सिलेक्टेड चीज पढ़ा रहे हैं, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और उठाकर लिख कर ले लीजिए। 2025 का पेपर उठा लीजिएगा, अगर इससे बाहर आ जाए तो जो कहिएगा सो। भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत फर्स्ट हो गया। सेकेंड पीपीएम। व्हाट इज पीपीएम? कुछ नहीं, पार्ट्स पर यूनिट, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन। एंड थर्ड है, थर्ड इसमें पढ़ना है बबुआ मोललता, इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, बस आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है मोलरता, जिसको बबुआ हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ नंबर है नॉर्मलता, जिसको हम लोग कैपिटल एन से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एन से क्या करेंगे बाबू?
रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर की जान कौन है, नहीं बताएंगे आप लोग? मूल प्रभाज। कौन है? मूल प्रभाज। इससे पेपर में क्वेश्चन आना फिक्स है। कितने हैं बिलियन की सांद्रता में? कितने टॉपिक पढ़ने हमको? भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, और क्या है? मोल प्रभाज है। और क्या है? मोल प्रभाज है। ठीक ना? तो ये बिलियन की सांद्रता। अच्छा, सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी। सांद्रता का मतलब क्या होता है? मात्रा, क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रक्रम कर रहे हैं, उसमें आपने कितना H2SO4 मिलाया है, कितना H2SO4 मिलाया है, कितना KMnO4 मिलाया है, मतलब किसकी कितनी मात्रा आपने मिलाई है, बस उस मात्रा को ही बताता है। उस मात्रा को बताने के लिए क्या, सॉरी यार, उस मात्रा को ही बताने को क्या कहा जाता है? सांद्रता कहा जाता है। ठीक ना? तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, सांद्रता का सीधा मतलब किससे है? मात्रा से है। मतलब कोई भी आप मान लीजिए कोई भी प्रक्रम कर रहे हैं, उसमें किसकी कितनी क्वांटिटी मिला रहे हैं, मतलब H2SO4 कितना मिला रहे हैं, KMnO4 कितना मिला रहे हैं, बस उसी को बताता है। सांद्रता का मतलब वही होता है, कितनी क्वांटिटी मिला रहे हैं उसमें। ठीक ना? बस पढ़ना क्या क्या है? भार प्रतिशत, आयतन, अच्छा पार्ट्स प्रति हो सकता है यहाँ पर, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, और क्या पढ़ना है? मोल प्रभाज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोल प्रभाज पढ़ना है। ठीक ना? चलिए, एक दो टॉपिक हम डिस्कस कर ले रहे हैं आपके सामने। जैसे पहला है मोलरता। मोलरता बेटा, मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। अब मोलरता क्या होता है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बबुआ? मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन बटा विलियन का आयतन। और आयतन हमेशा किस में होगा? लीटर में होगा। किस में होगा? लीटर में होगा। और मोलरता का जो मात्रक होगा वो होगा मोल प्रति लीटर, या कैपिटल एम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मोलरता किसे कहते हैं? तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मतलब क्या, कोई पात्र है जिसमें 1 लीटर आपने आयतन लिया है, कोई पात्र है उसमें 1 लीटर आयतन लिया है। अब उस 1 लीटर आयतन में आप कितने मोल घोल रहे हो विलेय के, उस 1 लीटर के आयतन में आप विलेय के कितने मोल घोल रहे हो, बस उस मोलों की संख्या को बताना कहलाती है मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मतलब 1 लीटर के आयतन में कितने आप विलेय के मोल घोल रहे हो, बस मोलों की संख्या को बताना है। क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, विलेय के मोल, मोल बराबर क्या होता है बाबू? बोलो, भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार किसके? विलेय के। अब देखो, मोल के जगह पे क्या सेट करना है? भार बटे अणुभार। मतलब विलेय के मोल के जगह पे क्या सेट करना है? भार बटे अणुभार। किसके? तो विलेय के। तो आप लिखेंगे कैपिटल एम बराबर, एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या? विलेय के भार बटा विलेय के अणुभार, विलेय के अणुभार इंटू पहले से क्या है? विलियन का आयतन।
विलियन का आयतन, और मेरे दोस्त आयतन हमेशा किस में होगा, लीटर में होगा, मात्रा किसका, मोल प्रति लीटर या मोलरता होगा, मोल प्रति लीटर या मोलरता होगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या, इस इंपोर्टेंट हमारे लिए एक इस पे थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, बादल बना दे रहे हैं, आप इस बादल बनाकर आप भी लिख लीजिएगा क्या करना है, सुनिएगा। विले, विले को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, विलायक, विलायक को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, एंड विलियन, विलियन को रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और आयतन को तो वी से आपको पता है, आयतन वी से आपको तो पता ही है, आयतन भी से आपको क्या है पता ही है। भगवान सर्दी किसी को भी ना दे, दुश्मन को भी, बहुत घातक रोग है। ठीक है, आज किस मशक्कत से हम पढ़ा रहे हैं हम ही जानते हैं। तो पहला दिन भी इसका और पहला दिन मेरा इसका भी है, तो टारगेट कर रहा है हमको। तो विलय को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से, विलायक को किससे करेंगे, ए से, और विलियन को किससे करेंगे, टी से। अब सुनिएगा बात को, विलय, भार वेट होता है ना, भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट, और वेट को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। आयतन, विलियन का आयतन, आयतन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को किससे लिखते हैं, वी से। अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं फॉर्मूले के रूप में, विलय के भार, भार को डब्ल्यू से, ये भार किसका है, तो विलय का, तो डब्ल्यू बी बटा में विलय के अणुभार, अणुभार को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, और ये किसका है, तो विलय का है, तो विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का भार। अब पहले से इसमें क्या है, विलियन का आयतन, यानी क्या है, वीटी है, मतलब क्या है इसमें, वीटी है, क्या है बबुआ, वीटी है, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, या क्या हो जाएगा, मोलरता। मतलब आपको अगर मोलरता फाइंड करनी है तो विलय के भार बटा विलय के अणुभार इंटू विलियन का आयतन, और आयतन हमेशा किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। विलय को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, विलायक को ए से, और विलियन को टी से, और भार को वेट, वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। ये भार किसका है, तो विलय का है, ये मोलिकुलर वेट यानी अणुभार किसका है, तो विलय का है, और ये आयतन किसका है, तो विलियन का आयतन है, और आयतन हमेशा किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। और मोलरता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मोल प्रति लीटर या मोलरता। समझ में आ रहा है, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक और छोटा सा हेडिंग पढ़ते हैं, फिर आज उसमें आज इतना रहने देंगे। एक नेक्स्ट है मोलरता। आज थोड़ा सा बेसिक क्लास था ना, तो थोड़ा सा हम विस्तृत ले गए हैं, और जो क्लासें आएंगी उसमें थोड़ा सा सिलेक्टेड चीज कराएंगे, फॉर्मूला लिखवाएंगे, और उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के। और जितने थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आए हैं ना पेपर में, जितने भी थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आए उसको आप अपने चैनल पर उसको भेज देंगे, आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब मोलरता आता है। मोलरता क्या होता है कि किसी विलियन के, किसी विलियन के 1 किलोग्राम, किसी विलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के, अच्छा इसमें सॉरी किलोग्राम है ना, विलायक, किसी विलायक के, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। और इसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल बटा विलय के मोल बटा में विलायक का भार, विलायक का भार। और भार मेरे दोस्त हमेशा इसमें किस में होगा, केजी में। मोलरता में ना आयतन होता है नीचे, आयतन किस में होगा, लीटर में, और विलायक का भार किस में होगा, किलोग्राम में। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, या स्मॉल एम मोलरता। क्या हो जाएगा, स्मॉल एम मोलरता। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो इसका एक और फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा क्या, कि विलय के भार, विलय के भार बटा विलय के अणुभार, विलय के अणुभार
और पहले से क्या उपस्थित है, विलायक का भार। पहले से क्या उपस्थित है, विलायक का भार। और भार मेरे दोस्त हमेशा किस में होगा, केजी में होगा। किस में होगा, केजी में होगा। इसको फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, विलय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बबुआ, बी से, और भार को किससे, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू बी ये विलय का भार है, बटा में विलायक विलय के अणु भार यानी एम बी मोलिकुलर वेट। ये बी किसका है, विलय, और एम है अणु भार, और इंटू विलायक का भार। विलायक को किससे, ए से, और भार को डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू ए। और ये किस में रहेगा, केजी में। किस में रहेगा, केजी में। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम या मोललता। तो ये हो गया विलय के भार बटा विलय के अणु भार इंटू विलायक का भार। और विलायक का भार किस में होगा, किलोग्राम में, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि वी से विलय और ए से विलायक और टी से क्या होता है, विलयन होता है। क्या होता है, विलयन होता है। ठीक है, तो सुनिए, आप जितना हम आज लिखवाए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे सिलेक्टेड चीजें उसको नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन जब शुरू होगा आज की क्लास में थोड़ा सा डिटेल ले गए हैं, रीजन भी था कि कुछ बच्चे होते हैं जो बेसिक क्लास में कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, विलयन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आज समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सिलेबस डिस्कस किया, उसके बाद विलयन पढ़ाया, विलयन में विलय विलायक और विलयन पढ़ाया, फिर हमने क्या पढ़ाया, विलयन की सांद्रता पढ़ाया, उसमें भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम, फिर क्या पढ़ाया, मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता और नॉर्मलता। और उसमें दो चीज डिस्कस किए हैं आपके सामने, एक मोलरता जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और देन उसके बाद क्या समझाया आपको, मोललता समझाया। ठीक है, इन सब चीजों को आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और नोट करके इन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, और जितना कम से कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आपके आ जाए। ठीक है, अब ज्यादा थियोरिटिकल चीज हम यहाँ लिखेंगे नहीं, थ्योरी लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, हमको ज्यादा समय कंसेप्ट पर देना है, न्यूमेरिकल पर देना है। ठीक ना, ये सब चीजें हम चैनल पर पीडीएफ के रूप में आपको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक ना, तो जो चीज आपको बताए उसको फॉलो करिएगा। और देखिए बाबू, थोड़ा सा इस चैनल पर जो भी आप नए जुड़े हैं, थोड़ा सा चैनल को आगे आप बढ़ाइए, सभी अपने दोस्त मित्र फ्रेंड सर्कल में सबको भेज दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे लिए वही मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं।